वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? मस्त। गुड। चलो, मैं ठीक हूँ। चल रहा है अभी। ऑडिबल, विजिबल प्रॉपरली। कोई इशू तो नहीं? अभी ठीक है, बट होप फॉर द बेस्ट। चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। और कुछ क्लासेस मेरी छूट गई, मैं नहीं ले पाया, लेकिन मैं इनकी रिकवरी कर दूंगा, जैसा मैंने तुमको मैसेज में भी लिखा था ना। मैं इन सब की रिकवरी कर दूंगा। और मे बी एक दो बार तुमको एक्स्ट्रा लोड पड़े, है ना, तो वो टॉलरेट कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने जहां से छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, कुछ लोगों का रिवीजन हो जाएगा, है ना। ठीक, ये ज्यादा अच्छा है ना। चलो, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करता हूं। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बेसिक सारी बातें बता दी थी, याद है? ये सारा रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, है ना, ये सब बता दिया था। ठीक, डिफरेंशिएशन का आपको आइडिया है ही नहीं? चलो, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से ही स्टार्ट करता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं जहां से मैंने छोड़ा था। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपकी इच्छा है वापस से नोट करना चाहो वापस से कर लो, नहीं मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई करने की भी जरूरत नहीं होगी, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना। तुमने पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस? सबने पढ़ा है। लेकिन ये पता है, ये तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वाले इक्वेशन वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो उस केस में जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के डेरिवेशन है ना, उन्हीं का यूज करते हैं। तो इनका जो डेरिवेशन है वो बेसिकली इनके लिए तो यूजफुल नहीं है, बट वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन के लिए जरूर बहुत यूजफुल है। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना। तो आपने ये वाला पढ़ा है, एक्सेलरेशन को डीबी बाई डी बोलते हैं, या एक्सेलरेशन को डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना, या एक्सेलरेशन को वी डीबी बाई डी एस भी बोलते हैं कि नहीं? ठीक, और ये कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उस केस में भी होता है। दोनों केस में होता है, वेदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन वेरिएबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपने पढ़ा है, v बराबर डी एस बाई डी टी होता है, ये भी आप सबको पता है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं हम, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। ये एक अलग बात है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, तो इक्वेशन थोड़े सिंप्लीफाई करके दिख जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले केस को प्रूफ करते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन बराबर a एंड दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसा है तो पहला इक्वेशन ध्यान देना। आपको मालूम है dB बाई डी टी, ये क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन। आप सबको पता है सर, dB बाई डी टी एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
होता है ना ये dv बाई dt, दैट इज एक्सेलरेशन। आप सोचो अगर dv को निकाल लें तो ऐसे लिख सकते हैं ना a dt, नहीं लिख सकते हैं ना बड़े आराम से, बस dt को उधर ले जाके रखा और तो क्या किया। अच्छा ये बताओ, जैसे आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, जैसे दोनों साइड डिवाइड करते हो, क्या कोई फर्क पड़ता है अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ता है? वैसे ही दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान देना, जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो यहां पर लिमिट लिखोगे, यहां पर लिमिट लिखोगे। अब क्वेश्चन आया सर लिमिट किसकी लिखेंगे, तो इस बात पर डिपेंड करेगा आप इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हो। जैसे आप सोचो यहां पर आप किसके लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा टाइम के लिए, है ना। यहां पर आप किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा सर वेलोसिटी के लिए। तो यहां पर किसकी लिमिट रखनी है हमको, टाइम की। यहां पर किसकी लिमिट लिखनी है हमको, वेलोसिटी की। बात समझ में आ रही है, टाइम के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो तो टाइम की लिमिट होंगी, और वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो तो वेलोसिटी की लिमिट होंगी। और साथ में ना एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे मैंने कहा चलो यहां पर t बराबर 0 लिख लेते हैं। t बराबर 0 का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। t बराबर 0 पर हमें यहां वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, यानी कि यहां पर वेलोसिटी लिखनी है u। आप ये समझे, ये जो u वेलोसिटी है वो कब है, ये जो u वेलोसिटी है वो कब है, एट t बराबर 0। समझ गए ना। तो 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी है वो u है, और अगर मैंने यहां पर t लिखा और यहां पर v लिखा, तो पता है v कब है, एट t बराबर t। वेलोसिटी v कब है, जब t की वैल्यू t हो जाए। क्लियर। यानी कि अगर आपने 10 सेकंड लिख दिए तो 10 सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, आपने 20 सेकंड लिख दिए तो 20 सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। अच्छा ये बताओ, अभी तक हमने क्या इस बात का यूज किया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या अभी तक मैंने इस बात को यूज किया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, अभी तक नहीं। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल भी होगा तो भी ये सही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो भी ये सही है। बस अब यूज कर रहा हूं। आप सोचो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको मालूम है कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कोई भी कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से ऑब्वियसली बाहर आ जाता है। तो आप सोचो डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, v। अगर डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑब्वियसली v आएगा, और लिमिट रहेगी u से लेके v तक, और ये आएगा a को बाहर ले लो, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t आएगा, और लिमिट रहेगी 0 से t, है ना। अब जरा सोचो, v की जगह पहले v लिखो, माइनस साइन लगाओ, अब v की जगह u लिखो, u लिखा बराबर a, पहले t की जगह t लिखो, बाद में t की जगह 0 लिखो, है ना। तो आप सोच सकते हो v बराबर आ जाएगा u प्लस ए टी। कितने लोगों ने बात समझ ली? ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, बिल्कुल क्लियर है, पक्का, बढ़िया। इसी तरह सोचना, अगर मान लो एक्सेलरेशन वेरिएबल होता, अगर सपोज करो एक्सेलरेशन वेरिएबल होता, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं इफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन with initial velocity u and acceleration that is equals to k into t, जहां पर k कांस्टेंट है और t टाइम है, ठीक है। क्या लगता है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने एक्सेलरेशन लिखा है क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा है? नहीं ना, नहीं ना। और मैं आपसे पूछ लूं, आपको ये समझ में आ रहा है, अगर 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालते तो के आता, 2 पर निकालते तो 2 के आता, 3 पर निकालते तो 3 के आता, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आपको बदलता हुआ दिखता। और मैं आपसे पूछ लूं फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब किसी भी टाइम टी पर। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा हूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, सर v बराबर u प्लस एटी होता है, और आपने एक्सेलरेशन को kt लिखा है, तो v बराबर हो गया u प्लस एक्सेलरेशन की जगह kt इंटू टी। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। ये गलत क्यों है भाई? ये गलत क्यों है? आप समझे? जब आप इस इक्वेशन की बात कर रहे हो तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है, और यहां पर जब आप बात कर रहे हो तो आप वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, तो क्या लगा पाएंगे? नहीं ना। आप मेरी बात समझे? तो ये गलत है। बिल्कुल क्लियर है? इस पर लगा लो रेड। ये है भाई गलत। गलत क्यों है, रीजन भी साथ में लिख देना। गलत इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। ठीक है, अब सही करो भाई। तो आप ये सोच सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हैं dB बाई डी टी बराबर एक्सेलरेशन बराबर के टी? इसमें कोई गलती है क्या? ये लिख सकते हैं dB बाई डी टी बराबर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब के टी, ये लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई ये तो लिख सकते हैं, ये तो हमेशा होता है, ये तो हमेशा ही होता है भाई, है ना? तो आप जरा सोचो, क्या ऐसे लिख दें dB बराबर के टी डी टी, है ना, और इंटीग्रेट कर दें? अच्छा ये बताओ, मैंने के बाहर क्यों लिया? ये जो के है वो इंटीग्रेशन के बाहर क्यों है? कांस्टेंट है। आप ध्यान दो ना, यहां पर लिखा है ना के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। नहीं। अब सोचो t बराबर 0, यहां पर आप टाइम के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहां पर टाइम की लिमिट लगाना है, यहां पर आप वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो तो वेलोसिटी की लिमिट लगाना है। तो आप सोच सकते हो t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो u दी है आपने, तो u हो गई। और आपने किसी भी टाइम पर पूछी है तो t बराबर t पर वेलोसिटी v लिख देते हैं। ये सोच सकते हैं dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और लिमिट डालेंगे तो v माइनस यू आ जाएगा। अब इतना तो समझ सकते हो। और अगर इसे सोचेंगे तो आप सोचो k, बताओ t का इंटीग्रेशन t होगा या टी स्क्वायर बाई टू? टी स्क्वायर बाई टू ना। t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू ना, और लिमिट क्या डालोगे, 0 से t। आप ये सोच सकते हो t डालोगे तो t रह जाएगा, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बना v बराबर u प्लस के टी स्क्वायर बाई टू। हाँ या ना? कितने लोगों ने बात को समझ लिया? समझ गए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जरा सोच समझ के आंसर देना। अगर मान लो मैंने यहां पर एक्सेलरेशन में के टी ना लिख के अंडर रूट टी लिखा होता तो क्वेश्चन कर लेते। मान लो ये एक्सेलरेशन मैंने टी नहीं दिया होता, अंडर रूट टी दिया होता तो कर लेते, तब भी कर लेते, क्या फर्क पड़ता? अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कर लेते भाई, है ना? बात समझ गए कि नहीं? अच्छा बताओ, साइन टी लिखा होता या कॉस टी लिखा होता तो कोई दिक्कत आती क्या? नहीं। नहीं ना। उसने पूछा लिमिट आप कैसे डालते हो। हरिंदर ध्यान दो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है ना। इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वही ना। तो t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो, और t बराबर t पर जो वेलोसिटी है वो। ठीक है बेटा, समझ गया हरिंदर? ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो वापस आते हैं। अच्छा ये बताओ, अब ये इसमें पहला इक्वेशन आ गया, लिखने के लिए मैं वक्त दूंगा, आप पहले समझ लो, ठीक है? अब जरा सोचो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, सेकंड, आपने सेकंड इक्वेशन पढ़ा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चिंता नहीं करो, मैं सारे वेरिएबल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? ठीक, चलो ध्यान देना, यहां पर सेकंड इक्वेशन ध्यान दो। आप ये सोच सकते हो, ये जो वेलोसिटी आपने निकाली है यानी कि v बराबर u प्लस ए टी, क्या इस वेलोसिटी को ds अपॉन डी टी लिख दूं? वेलोसिटी को ds अपॉन डी टी तो लिख सकते हैं ना, और ds अपॉन डी टी किसके बराबर है, u प्लस ए टी, हाँ या ना? अब आप सोचो ds को क्या लिख सकते हैं, u इंटू डी टी, इसे इधर ले आए, प्लस
80 इंटू dt, ठीक है। dt को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर लिया और अब कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो सारे लोग जवाब देना, बताओ यहां पर किसकी लिमिट रखी जाएंगी, सोच समझ के जवाब दो। यहां पर किसकी लिमिट लिखी जाएंगी, टाइम। किसके लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, टाइम, तो लिमिट भी किसकी होंगी, टाइम। बताओ यहां पर किसकी लिमिट होंगी, टाइम। बताओ यहां पर किसकी लिमिट होंगी, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू होता है, बताओ डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू होता है, हमेशा जीरो से, हमेशा जीरो से। अच्छा पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, बिल्कुल होता है ना। जरा ध्यान दो, बताता हूं। जैसे मान लो ये x बराबर 0 है और मान लो यहां पर खड़े हैं, मान लो ये लिखा है x बराबर x नॉट, ये t बराबर 0 पर। हो सकता है ना कोई आदमी यहां खड़ा हो, है ना। यहां पर जैसे आप खड़े हो और मान लो आप यहां से लेके यहां तक आए और सपोज करो ये t बराबर t नॉट है और मान लो यहां पर आ गया x बराबर कुछ भी लिख देते हैं से x डैश, या चलो वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू अच्छी लगेंगी, सबको वैल्यू अच्छी लगती है तो वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये x बराबर 5 है और ये x बराबर 15 है और ये मान लो टी नॉट को कुछ भी बोल देते हैं से 5 सेकेंड। बताओ t बराबर 0 पर पोजीशन क्या है, t बराबर 0 पर पोजीशन क्या है, 5। डिस्प्लेसमेंट क्या है, t बराबर 0 में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। बताओ 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 10। बिल्कुल। 5 सेकंड बाद कितनी पोजीशन हो गई, 5 सेकंड बाद कितनी पोजीशन हो गई, 15। समझ गए। तो आप ये कह सकते हो ना चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये बात समझ में आती है, पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है। अच्छा बताओ पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है, कहीं से भी, कहीं से भी हो सकती है ना, कहीं से भी हो सकती है। t बराबर 0 पर आदमी कहां खड़ा है, कहीं भी हो सकता है भाई, नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत हमेशा कहां से होती है, डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत हमेशा कहां से होती है, 0 से, ठीक है। समझ गए। चलो जरा ध्यान देना, यहां पर लिखा t बराबर 0, यहां पर लिखा t बराबर 0, तो यहां पर लिखना है 0। बताओ ये मैं जो लिमिट डाल रहा हूं वो किसकी लिमिट डाल रहा हूं, यहां पर जो मैं लिमिट लिख रहा हूं वो डिस्प्लेसमेंट की है या पोजीशन की है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पोजीशन की हो सकती हैं, 0 से s, क्या ये पोजीशन की हो सकती हैं, हाँ। अगर कोई स्टार्टिंग में ही ओरिजिन पर खड़ा हो, अगर मान लो कोई स्टार्टिंग में ही ओरिजिन पर खड़ा है तो यही डिस्प्लेसमेंट है, यही पोजीशन है, नहीं। चलो ये बताओ ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आएगा कि नहीं, और लिमिट डालेंगे तो यही तो आएगा s माइनस 0 और ut t माइनस 0 और ये आएगा प्लस, a को बाहर ले लें तो ये आ जाएगा a t स्क्वायर बाई 2। समझे कि नहीं। लेकिन याद है ये कब वैलिड है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना। क्या इस वाले केस में यूज कर सकते हैं, क्या इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट का ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं। अगर मैं तुमसे पूछ लेता फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और दूसरा पूछता फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बड़ा ध्यान से सुनना। तो ये बताओ
एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या यहां से आगे बढ़ सकते हैं? इस v को लिख देते हैं ds बाई डी टी। क्या यहां से आगे बढ़ सकते हैं? बराबर u प्लस के टी स्क्वायर बाई टू। बढ़ सकते हैं क्या? इसको लिख देते हैं ds बाई डी टी, है ना? आप सोचो, यहीं से तो स्टार्ट किया था। आप इसमें ध्यान दो, ये जो आपने निकाला उसमें आपने v को क्या लिखा? ds बाई डी टी, और सॉल्व कर दिया, है ना? उसी तरह यहां पर आपने v निकाला और v को क्या लिखा? ds बाई डी टी, और सॉल्व कर दिया। कर देते हैं सॉल्व। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये क्यों कर रहा हूं मैं? आप सोचो, अगर एक्सेलरेशन यही वाला है के टी, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगी, है ना? बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर ना? चलो बस सॉल्व करना बाकी है, सॉल्व कर लें। तो आप सोचो, ऐसे लिख देते हैं ds बराबर u डी टी प्लस के बाई टू टी स्क्वायर डी टी, और इंटीग्रेट। आप ये समझे मैंने के बाई टू बाहर क्यों ले लिया? आप ये समझे मैंने u बाहर क्यों ले लिया? अच्छा, ये बात समझ में आती है कि किसी एक मोशन के लिए एक ही इनिशियल वेलोसिटी होगी। जैसे कोई एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से शुरू किया है, तो उस मोशन में 10 से ही शुरू किया है ना। ऐसा थोड़े ना, इनिशियल वेलोसिटी कई सारी होती है ना? चलो अब बताओ, यहां पर किसकी लिमिट लिखने वाले हैं? यहां पर किसकी लिमिट लिखने वाले हैं? समझ में आ रहा है? टाइम की, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की, है ना? तो आप सोच सकते हो t बराबर जीरो, t बराबर जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। किसी भी टाइम t, किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट s। तो आप ये सोच सकते हो, इससे सॉल्व करता तो ये s आ जाता, यहां पर करता तो ये ut आ जाता, यहां पर करता तो ये आ जाता k बाई टू, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता तो टी क्यूब बाई थ्री आ जाता। इसका मतलब फाइनल आंसर अगर मैं लिखता तो ये हो जाता s बराबर ut प्लस 1/6 के टी क्यूब। कितने लोगों को बात समझ में आई? श्योर? पक्का? बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर वेरिएबल होगा तो आपको कोई चिंता करनी है क्या? अगर वेरिएबल होगा तो आपको कोई चिंता करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। भविष्य, जैसे किसी भी एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी उस क्वेश्चन में, जैसे ऐसे ही तो लिखा होता है, अ पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो एक क्वेश्चन में एक इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, इसीलिए। ऐसा थोड़े ना है कि किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जब आप 10 सेकंड पर बात कर रहे हो तो 10 है, आप थोड़ी देर बाद इनिशियल वेलोसिटी पूछो तो 11 हो जाए, ऐसा थोड़े ना होगा। समझ गए भविष्य? इसलिए मैंने u को कांस्टेंट लिया, इसलिए बाहर लिया। अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। समझ गए? तो अब आपको मेरे हिसाब से तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि वेरिएबल है या कांस्टेंट। नहीं, बस गलती नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हो? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने थर्ड इक्वेशन पढ़ा है? थर्ड इक्वेशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन किस किस का रिलेशन है? थर्ड इक्वेशन में टाइम आता है क्या? नहीं। तो थर्ड इक्वेशन कहां से शुरू करना चाहिए? इसको यूज करना चाहिए या इसको इसके साथ लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन को क्या लिखना चाहिए? डीबी बाई डी टी या वी डीबी बाई डी एस? यही तो लिखना चाहिए, वी डीबी बाई डी एस। यहीं से तो आगे बढ़ना चाहिए। नहीं? चलो बढ़िया है, ठीक है, ध्यान देना। तो आप सोचो, हम लिखते हैं वी डीबी बाई डी एस, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है? अब आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो ना, वी डीबी बराबर ए डी एस, है ना? बस डीएस को उधर ले गए, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। ठीक। अच्छा ये बताओ, इस ए को बाहर क्यों लिया, ये समझ में आ गया?
क्या इस v को बाहर ले सकते हैं? क्या इस v को बाहर ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये तो अलग अलग आएगी, इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना ये, है ना, इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना है। तो आप सोचो, जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो यहां जीरो लिखना है या यू? जरा ये बताओ, जीरो लिखना है या यू? यू। हमें इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है यू, और जब डिस्प्लेसमेंट एस है तो वेलोसिटी वी। नहीं, अब ये सोच सकते हो v का इंटीग्रेशन करते तो वी स्क्वायर बाई टू आता, v का इंटीग्रेशन करते तो वी स्क्वायर बाई टू आता, और लिमिट होती u से लेके v। नहीं, और आप सोचो ds का इंटीग्रेशन करते तो ऑब्वियसली s आता, और लिमिट होती जीरो से s। आप सोच सकते हो अगर ये डालूंगा s तो ये तो यही रह जाएगा, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v की जगह v माइनस v की जगह u बाई टू, बराबर क्या बना, ए एस माइनस जीरो। टू को इधर ले जाते हैं, फिर यू स्क्वायर को ले जाएंगे, तो आप कह सकते हो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये समझ में आया? कब वैलिड है ये? कब वैलिड है ये? एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेरिएबल होगा तब थोड़े ना लगा पाएंगे, वेरिएबल होगा तब थोड़े ना लगा पाएंगे ना। कितने इक्वेशन हो गए? ये बना फर्स्ट, ये बना सेकंड, और ये बना थर्ड। तीन इक्वेशन समझ में आ गए? श्योर? चलो अब आप इसे नोट कर लो, तीनों इक्वेशन को नोट कर लो, ठीक है। बिल्कुल, अगर वेरिएबल होगा तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे मेहमान, ठीक है। आपको मेरी आवाज में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, एनर्जी में कोई कमी तो नहीं लग रही? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूं, ठीक। नहीं बेटा, याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन याद रह जाएंगे आपको, है ना। आप वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, तो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। आपने कभी सुना है एस एनथ? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक, चलो, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताता हूं, भविष्य तुम चिंता ना करो, ठीक है। जैसे ये लिखा है ना, अच्छा ये बताओ पहला सेकंड कब शुरू होता है और कब खत्म? टी बराबर जीरो से लेके टी बराबर वन, ये पहला सेकंड हुआ कि नहीं? टी बराबर जीरो से लेके टी बराबर वन, है ना। 10वां सेकंड अगर बात करें तो 9 से लेके 10, है ना। 10वें सेकंड की बात करें तो 9 से लेके 10। तो आप समझ गए एस एनथ का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम n माइनस वन टू n। नहीं, बात समझ में आती है? यानी कि हम ये काम कर रहे हैं, जैसे ध्यान देना, ये t बराबर जीरो है, कब है ये? t बराबर जीरो, और मान लो ये है t बराबर n माइनस वन, और ये है t बराबर n।
आप ये समझ सकते हो ये कितने सेकंड है, बताओ यहां से लेके यहां तक कितने सेकंड है, तो आप कहोगे ना 1 सेकंड है। ये जो टाइम है वो 1 सेकंड का टाइम ही तो है, नहीं? आप ये सोच सकते हो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो n-1 तक का है। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो n-1 तक का है, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो n तक का है, 0 से लेके n और 0 से लेके n-1। और ये वाला अगर लिखते तो s nth। अच्छा ये बताओ क्या ऐसे लिख सकते हैं s nth बराबर Sn माइनस Sn-1, लिख सकते हैं क्या इसे? मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, पहले इसमें t की जगह n डाल दें, पहले इसमें t की जगह n डाल दें, फिर n-1 डाल दें, ठीक है? तो ऐसे लिख दूं un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आता है? ये समझ में आ गया? और इसे सॉल्व कर लोगे ना, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो कुछ चीजें कट जाएंगी और कुछ ऐसे ही आ जाएंगी, u प्लस ए बाई 2n-1, ये बना एस nth। बताओ ये वाला कब वैलिड है, ये वाला कब वैलिड है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में या वेरिएबल में भी? कांस्टेंट में ना, क्या ये वेरिएबल में वैलिड होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जरा ध्यान देना। अब इस इक्वेशन को ध्यान दो, आपको ये वाला इक्वेशन दिख रहा है ना, ये वाला, मैं इस इक्वेशन को उठा के लाता हूं, मैं इस इक्वेशन को यहां पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना ये वाला, ठीक है? ये वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है? चलो, मेरी आवाज में क्रैकिंग आ रही है क्या? नहीं, अक्षिता बेटा आपका प्रॉब्लम है ना। ठीक, चलो। अच्छा ये बताओ, मैं एक काम करता हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसे कर दें, t की जगह n-1 n-1, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं Sn-1, n n और Sn। बताओ ये सही है क्या? ये Snth आएगा क्या अगर आप n-1 से लेके n तक की बात करोगे तो? आएगा कि नहीं आएगा? आपने शुरू ही अगर n-1 से किया तो, बात समझ गए? तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये भी वही आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करके देखो, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, फिर लिमिट डाल दो तो यही आ जाएगा। ठीक है बेटा? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? दोनों तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप समझ गए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो, है ना? ऑब्वियसली, क्लियर है ना? u के साथ n नहीं आएगा, u के साथ 1 आएगा, बिल्कुल, u प्लस ए बाई 2n-1, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन है वो और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है? बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? होता है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही तो निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल।
ठीक है, ध्यान देना, ये चौथा इक्वेशन है मेरे लिए। पांचवा इक्वेशन बना रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी कब से कब तक, 0 से t। आप सोचो अगर एवरेज वेलोसिटी लिखनी है तो ऐसे ही लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। 0 से t का मतलब टोटल टाइम t हो गया और डिस्प्लेसमेंट s हो गया। आप ये लिख सकते हो s को ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम तो t है ही, है ना, t को t लिख दिया। आप सोच सकते हो दोनों में से t कॉमन लेके कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं u प्लस ए बाई टू टी। इसमें से t कॉमन ले लो, कैंसिल कर लो, तो ये बन जाएगा u प्लस ए टी बाई टू। तो ये लिख देते हैं 2u प्लस ए टी बाई टू, ऐसे लिखते हैं। अब आप जरा सोचो, इसको ऐसे लिखते हैं u प्लस ए टी बाई टू। अच्छा ये बताओ u प्लस ए टी को क्या लिखते हैं, v। तो ऐसे लिखते हैं v प्लस यू बाई टू। बताओ ये फॉर्मूला कब वैलिड है, v प्लस यू बाई टू एवरेज वेलोसिटी कब वैलिड है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। और ये कब वैलिड है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कब वैलिड है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल कब वैलिड है? ये हमेशा, ये हमेशा। लेकिन ये वाला अगर वैलिड करना है तो तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो अब आप समझ गए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम 5 इक्वेशन यूज कर सकते हैं, समझ गए क्या? अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम 5 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आप लोग लिखते चलना, 5 इक्वेशन बताएं। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, चौथा s nth u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, और पांचवा एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई टू। कितने लोगों को पांचों इक्वेशन याद हो गए? लेकिन ये वैलिड तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ऑब्वियसली ये वाले नहीं लगेंगे, तब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? होगा ना नीलेश वेरिएबल। हरिंदर अभी स्टेप फिर समझ लेना, थर्ड इक्वेशन वाला फिर समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो लक्ष्यदा क्या कह रही हो? ठीक, लिख लिया आप लोगों ने, ऊपर कर दूं? ठीक है, चलो पांचवा इक्वेशन एक बार फिर देख लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये एवरेज वेलोसिटी होता है ना। इसे क्या लिखते, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को अपॉन टाइम कर देते, टाइम को कॉमन लेके कैंसिल करके कैलकुलेशन करते, और कैलकुलेशन करते तो v प्लस यू बाई टू आ जाता। हाँ, ये जो 5 इक्वेशन है ये तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। ठीक, चलो सौम्या थोड़ी देर इंतजार करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आपने लिख लिया ये। अभी वेरिएबल एक्सेलरेशन से ही शुरू करूंगा मैं, क्वेश्चन कांस्टेंट वाले शुरू करता ही नहीं, मैं वेरिएबल से ही शुरू करता हूं, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अब ध्यान देना, जैसे ध्यान से सुनना। आप जरा सोचना,
थोड़ा सा दिमाग चलाना। मैंने जैसे क्वेश्चन में लिखा इफ, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, समझना। इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन गिवन बाई v बराबर, सॉरी, a बराबर अंडरवुड v, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज अंडरवुड v, वेयर v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, और मैं आपसे पूछ लूं फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये जरा सोचो, दिमाग चलाओ, सोचना। इसने मुझसे पूछा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आपको मालूम है आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dB बाई dt, आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो vdB बाई ds। बताओ हमें क्या लिखना चाहिए, dB बाई dt लिखना चाहिए या vdB बाई ds लिखना चाहिए? जरा सोचो और बताओ। पता है क्यों पता चला? देखो ध्यान से देखो, आपसे क्या पूछा है, v और s का रिलेशन बताओ। टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो टाइम को लाने की आवश्यकता क्या है ना? और यहां पर देखो, यहां पर भी टाइम नहीं है, तो टाइम को लाने की जरूरत क्या है? बात समझे कि नहीं? यस और नो? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है भाई, तो चलो निकालते हैं। अब मेरी बात को ध्यान दो, तो हम ना ऐसे सॉल्व कर, आपको समझ में आ गया मैं v dB बाई ds क्यों लिख रहा हूं? इंपॉर्टेंट तो यही है, बाकी तो सॉल्यूशन है। तो आप सोचो एक्सेलरेशन को लिखते हैं v dB बाई ds, दैट इज इक्वल टू अंडरवुड v, ठीक है। अभी सॉल्व करने को देखना, अभी जरा ध्यान देना। अगर v dB बराबर रूट v इंटू ds लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे लिखूं कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा जरा सोचो, क्या अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो रूट बी और ds है, इंटीग्रेट हो जाएगा? अगर मैं ऐसे करके इंटीग्रेशन करूं तो यहां पर रूट बी और यहां पर ds है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा? नहीं ना। बताओ क्या करना पड़ेगा, जरा सोचो क्या करना पड़ेगा। v को v के साथ होना चाहिए, v को v के साथ होना चाहिए, s को s के साथ होना चाहिए, है ना? बात समझ में आती है कि नहीं? तो ये समझ में आया, इस रूट v को यहां नहीं रख सकते हम, रूट v को इधर लाना ही पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। क्या कहते हो, सही है कि नहीं? यस और नो? बिल्कुल। पक्का? पक्का ना? चलो ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं इसे नीचे लाऊं, नीचे क्यों लाना पड़ा? क्योंकि इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे अगर नीचे नहीं लाओगे तो अगर मैं इसे नीचे लाऊं तो सोच सकते हो अगर नीचे लाऊंगा तो ये रूट वी हो जाएगा, v अपॉन रूट वी का मतलब रूट वी हो जाएगा। सही है कि नहीं? अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ऐसा ही बनेगा। क्या अब इंटीग्रेट करूंगा हो जाएगा? जरा सोचो, क्या अब इंटीग्रेट करूंगा हो जाएगा? आराम से हो जाएगा सर। यहां पर अगर लिखे जीरो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तब वेलोसिटी कितनी है u, ध्यान से देखो कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी u दी है ना? और आप सोचो जब डिस्प्लेसमेंट s है तो वेलोसिटी v, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। जरा सोच के देखो, रूट v का तो आप सोच सकते हो v की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा, और लिमिट रहेगी u से लेके v, और ये बनेगा किसके बराबर? ds का इंटीग्रेशन बना s, है ना? अब आप v की जगह v डालो, एक काम करते हैं, ये जो 3/2 है उधर भेज देते हैं, तो ये बना v की पावर 3/2 माइनस u की पावर 3/2, ये किसके बराबर है? 3/2 s।
ये 3 ऊपर आया, 2 नीचे आया। अब ये सोच सकते हो, ये बन गया हमारा इक्वेशन। कितने लोग को समझ में आ गया? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बताओ, कोई कंफ्यूजन? बेटा सुकुमल, तुम्हारी कैलकुलेशन खराब है इसलिए गड़बड़ होती है तुमसे। ये रूट वी अगर नीचे ले जाएंगे ना, ये इस रूट वी को नीचे ले जाओ तो वी अपॉन रूट वी। अब आप अगर इसे लिखोगे ना तो ये रूट वी हो जाएगा भाई, यही तो बनेगा। ठीक है, बोलो हर्षिता क्या कह रही हो? तो सुकुमल कैलकुलेशन तो नहीं पूछो ना। सर, जो हमने ये अभी इक्वेशन निकाली, तो इसमें हमने यू भी वैल्यू है, तो इससे हाँ कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना आंसर पे, क्योंकि इसमें वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो v आ गया ना, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का तो इम्पैक्ट आएगा ही। कि भाई अगर कोई 10 से शुरू करे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कोई 5 से करे तो क्या होगी, वो तो अलग अलग आएगी, तो u का इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। बोलो हाँ। लक्ष्य क्या कह रहे हो? भविष्य कुछ नहीं, कैलकुलेशन, ये 3 ऊपर ले गए, 2 नीचे लाए, तो 3/2 s बन गया। फिर v की जगह v डाला तो v की पावर 3/2 हो गया, माइनस साइन लगाया, फिर v की जगह u डाला तो u की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, फिर कर दिया लेफ्ट राइट, बस खत्म। बोलो लक्ष्य क्या कह रहे हो? सर सर हम्म। इनिशियल वेलोसिटी पे डिस्टेंस 0 माना है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना? क्यों यार, ऐसा है कि हर चीज रेस्ट से ही स्टार्ट हो? क्या तुमने 9th 10th में क्वेश्चन नहीं किए, अ बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, नहीं किए? सर किया है, लेकिन वहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने 0 मान लिया ना। बेटा ऐसा नहीं होता, जैसे बॉल को फेंका तो जब आपके हाथ से बॉल निकली तब उसकी वेलोसिटी 10 थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो कहलाएगी जब आपके हाथ से बॉल निकली। यस सर। तो नहीं होती क्या इनिशियल वेलोसिटी? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा उस समय। हाँ, तो क्या ठीक है दिक्कत सर। है इसमें? ठीक होती है है ना? सर। ठीक। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो ऊपर वाली स्लाइड, ऊपर वाली स्लाइड में कुछ नहीं है, ऊपर वाली स्लाइड तो, ऊपर वाली स्लाइड अब नहीं दिखाएंगे भावना, बेटा आप देख लेना, क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? अच्छा अब ये बताओ, वेरिएबल होगा तो चिंता करने की आवश्यकता है क्या? अगर वेरिएबल है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा ये बताओ, v का, s का, टाइम का, किसी का रिलेशन दे दूं कर दोगे ना? किसी का भी रिलेशन दे दूं कर दोगे? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करें अच्छे वाले, मतलब अच्छे वाले एग्जाम्पल, लेवल ही अच्छा हो, जिनका लेवल ही अलग हो। क्या कहते हो? ठीक है, तो लेवल अलग वाले एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है? बिल्कुल एडवांस से भी ऊपर, इतना आसान मैं रखूंगा ही नहीं। एक में ना 3 3 4 4 बातें इन्वॉल्व करूंगा। चलो, एक क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, स्टार्ट किया, if acceleration of particle given as shown in figure up to 10 second, initial velocity 0, motion straight line। ठीक है, जैसे ये दे देता हूं, ये टाइम है और ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये वाला इनिशियल एक्सेलरेशन है 6,
और ये वेलोसिटी टाइम है 10 सेकेंड, और ये भी लिख देता हूं आफ्टर 10 सेकेंड एक्सेलरेशन 0। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लेता हूं फाइंड टाइम इन विच displacement of particle becomes 400 मीटर। अभी आपको करना नहीं, आप समझना। ठीक है, अब लिखना नहीं अभी। ये लो, क्या लिखा है, एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन मैंने आपको दे दिया, कब तक, 10 सेकेंड तक, और वो भी लिख के नहीं दिया, ग्राफ बना के दे दिया। लो, एक और नया ड्रामा कर दिया, ग्राफ बना के दिया परेशान करने के लिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी, और ये बोल दिया 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन है ही नहीं, और पूछ रहा है ये बताओ 400 मीटर चलने में कितना वक्त लगेगा। ठीक है, ये बता दो 400 मीटर चलने में कितना वक्त लगेगा। ये ड्रामे, बहुत बढ़िया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने ग्राफ दिया है ना एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, जरा देख के बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है या वेरिएबल? वेरिएबल, बिल्कुल वेरिएबल दिख रहा है। आप सोचोगे तो t बराबर 0 पर कितना है, 6 है ना। आप सोचो 10 सेकंड पर कितना हो गया, 0। बीच में अगर देखें तो अलग है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग है कि नहीं। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना टाइम के साथ, लिखा तो है। बब्बे पूछ रहा है ये कौन सा ग्राफ है, तो ये एक्सेलरेशन का टाइम के साथ है ना। चलो अच्छा ये बताओ, ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है क्या? ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है? दे रहा है। कोई मुझे बता सकता है इसका इंटरसेप्ट कितना है? कोई मुझे बता सकता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है? 6, बिल्कुल सही। कोई मुझे बता सकता है इस लाइन का स्लोप क्या है? क्या कोई मुझे ये बता सकता है इस लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले तो ये बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है ना, नेगेटिव। आप सोच सकते हो अगर मैं ये एंगल निकालूं थीटा, तो स्लोप होगा -10 थीटा, याद होगा, ऐसे ही लिखते हैं ना। और 10 थीटा लिख सकते हैं, ये वाली लेंथ कितनी है, 6, ये 6 ही तो है, और ये कितना है, 10, तो ऐसे लिख सकते हैं ये वाला -6/10 मतलब 3/5। ये समझ में आता है? आता है क्या ये? चलो, आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, आपको याद है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y बराबर mx प्लस c, यही होता है ना, होता है कि नहीं? बताओ y की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखो। y की जगह आपको एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है, y की जगह y 6 है या एक्सेलरेशन है? y 6 है या एक्सेलरेशन है? c है, c है ना 6, तो इंटरसेप्ट है ना 6, तो आप यही तो लिखोगे एक्सेलरेशन बराबर स्लोप कितना है, -3/5 है ना। बताओ x की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको? x की जगह क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है टाइम। वो 10 नहीं बेटा, टाइम 10, तो 10 नहीं, टाइम, x एक्सिस टाइम प्लस c 6। कितने लोग समझे? ये कितने लोग समझ गए ये एक्सेलरेशन है सर? लेकिन ये कब तक सही है, ये वाली बात जो है वो कब तक सही है? 10 सेकंड तक, 15 सेकंड तक, 50 सेकंड तक, ये दिमाग में रखना है। अप टू 10 सेकंड, कब तक? अप टू 10 सेकंड।
क्या 10 सेकंड के बाद ये सही नहीं है? क्या 10 सेकंड के बाद ये सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है यार। अच्छा ये बताओ, b बराबर u प्लस 80 यूज कर सकते हैं क्या? लिखा है ना, आफ्टर 10 सेकंड एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी कि ग्राफ ऐसा होता अगर आगे बढ़ाया होता तो, है ना? क्या v बराबर u प्लस 80 यूज कर सकते हैं? s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनको यूज कर सकते हैं? गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर क्या करें? फिर क्या करें? फिर क्या करें? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना। तो चलो इंटीग्रेट। आप सोचो इसको ना ऐसे लिखते हैं, db बाई dt, ये एक्सेलरेशन लिखा। आप समझे एक्सेलरेशन को db बाई dt क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर टाइम है। ये समझ में आया? v db बाई ds क्यों नहीं लिखा? db बाई dt क्यों लिखा? चलो आगे बढ़ते हैं। आप सोचो अगर मैं इसे लिखता तो यह आ जाता माइनस का 3/5 t प्लस 6, ठीक है। अब आप सोचो dt को इधर ले जाते हैं। बेटा जो d2s ओवर dt स्क्वायर है ना, वो तो यही वाला इक्वेशन है, इसको एक और बार करेंगे तो वही बनेगा। तो इसे लिखो या उसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गंदा सा लगता है इसलिए नहीं लिखते। तो ये बना 3/5 t dt 6 dt। अच्छा ये बताओ, क्या अभी ये इंटीग्रेट होने की कंडीशन में है कि इधर उधर करना पड़ेगा? ये बताओ, अभी ये इंटीग्रेट होने की कंडीशन में है या इधर उधर करना पड़ेगा, कि भाई किसी को किसी के नीचे लाना पड़ेगा? ऐसा करना है क्या? नहीं ना, आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा। आप ये समझ गए? ये समझ गए 6 बाहर क्यों, 3/5 बाहर क्यों? ठीक। t बराबर 0, t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ध्यान से देखो तो 0 दी है, 0 दी है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्वेश्चन में दी है, तो हम 0 लिख देते हैं भाई। ठीक, किसी भी टाइम t, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी v, ठीक है भाई। अब अगर इसे लिखें तो dv का इंटीग्रेशन v आ जाएगा। अब देखते चलना, जहां पर भी कैलकुलेशन में दिक्कत आए ना तुरंत रोक लेना। माइनस का 3/5, आप सोच सकते हो t का इंटीग्रेशन करते तो t स्क्वायर बाई 2 आता, प्लस 6 ऐसा ही होता, dt का इंटीग्रेशन करते तो t आता। ये वाली बात समझ में आ गई? मतलब ये कितना बना, अब जरा ध्यान दो, तो ये कितना बना? माइनस का 3/10 t स्क्वायर प्लस का 60। बाद में नहीं बताऊंगा, अगर अभी नहीं समझ में आई तो पूछ लो। अच्छा ये बताओ, अगर कोई मुझसे पूछे बेटा लिमिट लगा तो दी, लिमिट लगा दी हरिंदर, आप सोचो t की जगह t डाला तो t आया, फिर 0 डाला तो 0 ही आएगा। इसी तरह 0 का कोई मतलब तो है नहीं, वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए 0 लिखा नहीं। ठीक है हरिंदर? चलो अच्छा ये बताओ, ये वेलोसिटी कब तक के लिए वैलिड है? ये जो वेलोसिटी लिखी है ये कब तक वैलिड है? टिल 10 सेकेंड। क्या 10 सेकेंड के बाद ये वैलिड है? जैसे अगर कोई मुझसे कहे 9 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, 9 सेकंड पर, तो इसमें 9 डाल के निकाला जा सकता है क्या? अगर मैं तुमसे कहूं 11 सेकंड पर बताओ, तो क्या इसमें 11 डाल के निकाला जा सकता है? आप ये समझ गए? क्वेश्चन में गिवन है बेटा इनिशियल वेलोसिटी, आप ध्यान देते नहीं हो इसलिए आपको दिक्कत होती है। क्वेश्चन में ही गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ 10 सेकंड पर वेलोसिटी निकालनी है तो 10 सेकंड डाल के निकाल सकते हैं क्या? हाँ 10 सेकंड डाल के निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोचो हमें वेलोसिटी पर फोकस करना था या डिस्प्लेसमेंट पर?
आप बताओ हमें वेलोसिटी पर फोकस करना था डिस्प्लेसमेंट पर? तो अभी तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा ना, अभी तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो आप सोचो अब हमें इसे और लिखना पड़ेगा ds/dt, नहीं? आप दिमाग में रखना आईआईटी में या आपके जो मेंस वाला होता है ना क्वेश्चन पेपर, उसमें ना यहीं तक आता है, मतलब एक पार्ट आता है। हम तो पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ना छोटा सा पार्ट पूछेगा, तो दिमाग में रखना बीच में से कोई आ जाएगा, ठीक है? तो वो आसान होगा जो हम कर रहे हैं उससे। बात समझ गए? बेटा खुशी एक ही बात है, वो एक्चुअली d2s/dt² ना गंदा गंदा दिखता है, इसलिए नहीं किया। उसमें भी 2 ही बार इंटीग्रेट करना होता है ना, तो 2 बार तो हम वैसे भी कर रहे हैं, एक बार कर लिया, एक और बार कर रहे हैं। ठीक, अब जरा सोचो, इसे लिख दें 3/10 t² + 60, चलेगा? अब थोड़ा ना स्टेप बचाते हैं। ये जो dt है ना, ये इसको यहां से उठाया और यहां लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? ये बताओ, जरा सोचो, ये बताओ क्या ये इंटीग्रेट होने की सिचुएशन में है या एडजस्ट करना पड़ेगा? है, कर दें? चलो, t बराबर 0, t बराबर 0। आप सोच सकते हो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ही 0 से शुरू होता है, किसी भी टाइम t, किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट s। तो अभी सोच सकते हो ये आ जाएगा s। आपने ये देख लिया, लिमिट डाल दी, s-0 का मतलब s ही होता है, s-0 मतलब s। ये बना माइनस का 3/10। ये समझ में आया? t² का इंटीग्रेशन करते तो t³/3 आता। हरिंदर ये बात समझ में आ रही है? लिमिट डाल दी बेटा, 0 डालते तो 0 हो जाता, तो लिमिट तो एक तरह से डाल दी भाई, है ना? ठीक, जरा सोचो, इसको सॉल्व करते तो यह 6t²/2। ये समझ में आ गया? यानी कि आप अगर ध्यान दो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया, इधर लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट आया, ये 3 काट देते हैं, तो ये आया माइनस का t³/10, ठीक है भाई, प्लस का 3t²। ये डिस्प्लेसमेंट आया। बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कब तक वैलिड है? ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कब तक वैलिड है? 10 सेकंड तक। अच्छा, अगर 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या लिख सकते हैं इसमें 20? नहीं। ठीक, चलो अब जरा देखते हैं, अब देखते हैं उसने पूछा क्या। अच्छा, उसने पूछा 400 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में हो जाएगा। उसने क्या पूछा? 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, हो सकता है ना 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड में हो जाए या 9 सेकंड में हो जाए, हो सकता है कि नहीं? क्या ऐसा हो सकता है 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 15-16 सेकंड में हो पाए? हो सकता है, हो सकता है भाई, दोनों बातें हो सकती है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये सोच के बताओ, क्या ये सही है कि मैं इसमें 400 डाल के टाइम निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो 10 सेकंड तक ही वैलिड है, ये तो 10 सेकंड तक ही वैलिड है। इसका मतलब अगर आंसर 10 से कम है ना, अगर आंसर 10 से कम है तो आ जाएगा, लेकिन अगर आंसर 10 से ज्यादा है तो गड़बड़ है। क्या कहते हो? हाँ या ना? तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं हम ना, एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं 10 सेकंड में क्या हुआ, देख लें। तो जरा सोचो, देखते हैं भाई, ये t बराबर 0, ये t बराबर 10 सेकंड, हमें नहीं मालूम। आप जरा सोचो, अगर मैं इसमें 10 सेकंड डाल दूं तो क्या 10 सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी? निकालें? तो जरा सोचते हैं, v निकालते हैं जब टाइम की वैल्यू 10 है, निकाल लें तो बड़ा आसानी से निकाल देंगे। यहां पर लिख लेंगे 10 का स्क्वायर यानी 100। अब सोचो ये बनेगा 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 इंटू 10 यानी 60।
आप ये सोच सकते हो इससे सॉल्व करूंगा तो ये 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है ना, यहां पर 0। अब जरा सोचें, यहां पर निकालें डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड तक, तो इसमें अगर 10 से डालें तो ये आएगा -10 का क्यूब अपॉन 10 प्लस 3 इंटू 100। आप ये सोच सकते हो अगर मैं इसमें निकालूं तो ये 200 मीटर आया। अब ये बताओ, ये बताओ 400 मीटर चलने में 10 सेकंड से कम टाइम लगा या 10 सेकंड से ज्यादा? ये बताओ 400 मीटर चलने में 10 सेकंड से कम टाइम लगा, 10 सेकंड से ज्यादा? ज्यादा। अब जरा सोचो, इसमें 400 पुट करके अगर मैं टाइम निकालता तो बताओ सही आता कि गलत? गलत, गलत ना। अब सही क्या करें? अब ये समझ गए? आप जरा सोच के देखो, सोचो तो आपको ये बात दिमाग में आएगी भाई। ये वाली बात दिमाग में आ रही है कि भाई 200 मीटर तो ये चल लिए, अभी कितना और चलना है? बताओ कितना और चलना है? आप सोच सकते हो 400 मीटर जाने के लिए 200 और चलना है। इसका मतलब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये 200 मीटर का है। अच्छा ये बताओ, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? इस वाले 200 मीटर में वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? आपको कैसे पता चला कांस्टेंट है? आपको कैसे पता चला कांस्टेंट है? आपने दिया है ना, आप ध्यान दो, आपने लिखा है 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन ही नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कैसे बदलेगी भाई, है ना? बात समझे कि नहीं? तो अब जरा सोचो, इस वाले में, इस वाले 200 मीटर में वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये वाला टाइम निकाल सकते हैं। ये वाला टाइम आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये कर सकते हैं ना इसमें? 30 मीटर पर सेकंड से 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? कर सकते हैं ना? 200 मीटर चलना है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इतना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आप ये सोच सकते हो ये 20/3, इसका मतलब टोटल आंसर हुआ 10 सेकंड ये लग गए और 20/3 ये लग गए, तो आंसर आया 10 + 20/3। तो आंसर कितना बना हमारा? सॉल्व करें तो 50/3 सेकंड। कितने लोगों ने बात को समझ लिया? समझ लिया? समझे कि नहीं भाई लोगों? मस्त क्वेश्चन है ना, काफी लेवल, मतलब सब कुछ करा लिया उसने। अब देखो ट्रिक भी लगवा ली, है ना, उसने सारी बातें आपसे बीच की पूछ डाली। बोलो माथुर क्या कह रहे हो? अभी दिख जाएगा। एक तो सर ये ब्लर हो रहा है, एक बार इसको थोड़ा सा नीचे का जूम आउट करना, फिर बताता हूँ सर। ये इसमें मेरे को यहाँ तक तो आ गया कि एस 200 हो गया, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है अपना वो 200 मीटर हो गया। उसके बाद सर मेरे को समझ नहीं आया अपन ने क्या बेटा किया। उस 200 मीटर में उसकी स्पीड वेरिएबल है या कांस्टेंट? सर उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है ये बता। सर अपन ने अभी देखा है ना इसमें आगे। बेटा हमने नहीं देखा, उसने बताया है कि बता रखा है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए कांस्टेंट स्पीड है। अब सोचो यस ना, सर। अगर तुमसे पूछूं 30 मीटर पर सेकंड से तुम्हें 200 मीटर चलना है, बताओ कितना टाइम लगेगा? 30 मीटर पर सेकंड से सर 200 मीटर 20/3। चलना, तो यही तो लिखा 20/3। ये वाला सर टाइम इसके आगे 20/3 हो गया। अरे ये वाला टाइम 20/3 हो गया। पहले 200 यस मीटर सर। चलने में भी तो 10 सेकंड लग गए थे ना, यस सर। तो 10 सेकंड ये लग गए और 20/3 ये लग गए, दोनों को जोड़ दिया तो 400 मीटर चलने में कितना लगा, ये लग गया ना। दोबारा बोलना सर। पहले 200 में कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड। बाद वाले 200 में कितना लगा? 20/3। टोटल कितना लगा 400 में? हाँ सर, इनको ऐड कर देंगे, आ गया सर, आ गया।
तो इसमें मैं क्या बताऊं, है ना? तुम जरा ध्यान से सोचोगे तो समझ में आ जाए। सर उस टाइम क्या हुआ सर, वो बीच में छूट गया नेटवर्क इशू की वजह से, रेनिंग अरे हो रही यार है तू सर। नेटवर्क अच्छा कर अपना पहले तो, ठीक है? कितने लोगों ने यस सर। अच्छे से समझ लिया? मस्त हो गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो वेरिएबल भी था बेटा, मैंने आकर्षित 3 बार तो इसको बता दिया मोदित को, फिर भी तुम 20/3 पूछ रहे हो। तुम ही अपना माइक अनम्यूट कर लो भाई, है ना? तुमको अगर पूछना है तो तुम माइक अनम्यूट कर लो, मैं बता दूंगा तुमको। यस सर। बोलो बोलो क्या कह रहे हो? सर मुझे समझ नहीं आया सर, टी 0 से 20/3 कैसे आया? तुम बताओ, इस ये समझ गए, ये जो आखिरी के 200 मीटर और चलने हैं, इसमें वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट? सर इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सीलरेशन है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ, इस 200 मीटर को अगर तुम्हें 30 मीटर पर सेकंड से कवर करना है तो तुमको कितना टाइम लगेगा? सर 200 डिवाइड बाय, अच्छा हाँ सर। अच्छा हाँ सर। हाँ सर। चलो क्लियर? आपने लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं क्या? छोटा दिखता होगा ना ऐसे? चलो अभी तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्या कहते हो? और मस्त क्वेश्चन लू, इससे भी मस्त? ठीक है, लेकिन उसके ना एफर्ट लगता है बहुत, है ना? अब ये समझ गए, वेरिएबल होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं? बेटा हमें दिया है ना, हम क्या मान रहे हैं? बोल रहा है हम कैसे मान ले, लिखा ना आफ्टर 10 सेकेंड एक्सेलरेशन 0, दिया है तो हम माने क्यों? दिया तो है भाई। क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ लो रुद्र नारायण बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है? चलो आप लोग जब तक, नीचे वाला थोड़ा सा छोड़ देता हूं लिखने के लिए, जब तक मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? आप पहले सारे लोग ना क्वेश्चन को अच्छे से समझो। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और मैं ले लूं, ले लूं? ठीक, आप क्वेश्चन लिखते जाना, समझते जाना। इफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration opposite to velocity, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से संडे को मस्त लंबे टाइम की क्लास रखें। आप लोग एक्चुअली ना काफी डाउट पूछ लेते हो। रखेंगे ना? ठीक है। अपोजिट टू वेलोसिटी एंड इक्वल टू ए बराबर माइनस के इंटू वी की पावर एन, के कॉमा एन कांस्टेंट, ठीक है? के और एन हमारे क्या है? कांस्टेंट। और एन 1 और 2 नहीं है, एन 1 और 2 नहीं है, ठीक है? ये दिया है, ध्यान से सुनना, अब देखते चलना दिया क्या है। मैं आपसे कहता हूं इफ एवरेज वेलोसिटी
इन होल जर्नी, इन कंप्लीट मोशन। कंप्लीट मोशन का मतलब समझ गए, जब वो रुक जाएगा। इन कंप्लीट मोशन इज u/3, देन फाइंड, आप लोग क्लास मिस तो नहीं करोगे ना किसी भी कीमत पर? ऐसा तो नहीं करोगे 2 घंटे कर ली 2 घंटे छोड़ दी, क्योंकि फिर ना मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि उस रिदम में नहीं आती बात। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, चलो। नहीं बेटा, वो बोसोन होगी तो मैं नहीं लूंगा, वो मैं देख के ही लूंगा ना। चलो ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा, एक पार्टिकल है, नहीं रूटीन में इसी में लूंगा, इसी में मॉर्निंग में ही लूंगा, छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, ये जो इसने लिखा, छोड़ दो ना, वो बाद में देखेंगे। ये बताओ, इसने जो लिखा एक्सेलरेशन, बताओ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि वेरिएबल? वेरिएबल। अब ध्यान देना, इसने लिखा एवरेज वेलोसिटी u/3 है। आपको ये दिख रहा है एवरेज वेलोसिटी दी है। बताओ एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें टोटल टाइम निकालना है, फिर हमें डिवाइड करना है और उसे u/3 के बराबर लिखना है। ये समझ गए? पहले हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर हमें टोटल टाइम निकालना है, फिर हमें डिवाइड करके u/3 के बराबर लिखना है, फिर हमें सॉल्व करना है। कितने लोग को ये वाली बात समझ में आ गई? सर क्लियर हो गया करना क्या है? ठीक है, ये समझ गए। अब ये बताओ, क्या यहां पर ये लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी b प्लस u/2? दो लोगों ने एवरेज वेलोसिटी b प्लस u/2 बताई, क्या लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो तो कांस्टेंट के में वैलिड होता है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो नहीं लिख सकते भाई। हर्षिता ने बोला लिख सकते हैं, आंसर है नहीं लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते ना। चलो बात समझ गए? ये लिखा है k इंटू वी की पावर n, v की पावर n। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करें तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ऐसा ही तो है, पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है u, पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन है किसके बराबर? k इंटू वी की पावर n। यही तो है ना, k इंटू वी की पावर n। ये बताओ, ये वाली जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी? माइनस, ये बताओ माइनस साइन क्यों लिखा है? ये माइनस साइन समझ में आ रहा है? डायरेक्शन के लिए लिखा है। माइनस साइन किसके लिए लिखा है? डायरेक्शन के लिए ना, उल्टा है। अब जब डायरेक्शन दिखा रहे हो तो क्यों लिखोगे? ठीक है, चलो। अच्छा ये बताओ, ये वाली वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताओ, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, है ना? घटती जाएगी। बताओ फिर कितनी हो जाएगी? कभी ना कभी जीरो होगी कि नहीं? ठीक है। अच्छा ये बताओ, सोच के बताना,
जब वेलोसिटी 0 होगी तब एक्सेलरेशन कितना होगा? जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 0 ना, 0 ही होगा ना। अब देखो ना, अब इसमें 0 डाल के लिखो। अच्छा ये बताओ, क्या ये पार्टिकल वापस लौटेगा? सोच के बताओ, क्या ये पार्टिकल वापस लौटेगा? अनमोल लिख रहा है हाँ, अमीश लिख रहा है हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर किसी के पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में से कुछ नहीं है तो चलेगा क्यों? अगर किसी के पास ना वेलोसिटी है ना एक्सेलरेशन है तो चलेगा क्यों? चलेगा क्या? नहीं ना। तो बताओ ये पार्टिकल लौटेगा या नहीं लौटेगा? सोच के बताओ। किसी कीमत पर नहीं लौटेगा। समझ गए ना? अच्छा ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ये नहीं होता, जरा सोचो, अगर एक्सेलरेशन ये नहीं होता, एक्सेलरेशन ये होता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बताओ लौटता कि नहीं? अब लौटता, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 है तब एक्सेलरेशन होता, अब लौट आता। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों बातों में अंतर समझ में आया? अब ये समझे? आपने देखा है ना, अगर किसी को ऊपर फेंके तो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। नीचे क्यों आता है? एक बार वेलोसिटी 0 होती है तो रुक क्यों नहीं जाता है? ये समझे? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। अगर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता तो नहीं आता। कितने लोग समझ गए? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब हमें क्या निकालना है? यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, चलो एस बोल देते हैं। यहां से लेके यहां तक का टाइम, चलो टी बोल देते हैं। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एस है, यहां से यहां तक का टाइम टी है। हाँ, ये रिटार्डेशन का ही केस है बेटा, ये रिटार्डेशन का ही केस है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टे हैं तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन है। ठीक, अब जरा सोचो, हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो माइनस का के इंटू वी की पावर एन है। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन को डीबी बाई डी टी लिखें, अब ये समझे, अगर हम एक्सेलरेशन को डीबी बाई डी टी लिखें तो हम टाइम की तरफ जाएंगे। अगर हम इस एक्सेलरेशन को डीबी बाई डी टी लिखें तो टाइम की तरफ जाएंगे। बताओ टाइम निकालना है क्या हमें? क्या हमें टाइम निकालना है? नहीं निकालना टाइम? टाइम नहीं निकालना? टाइम नहीं निकालना? नहीं निकालना तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे? टाइम निकाले बिना एवरेज वेलोसिटी निकाल लोगे क्या? निकालना है कि नहीं निकालना है? तो यार टाइम तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो चलो टाइम निकालते हैं। तो चलो लिख दें इसे डीबी बाई डी टी। अब जरा सोचो, सोचना, डीवी, डीवी को लिख देते हैं ऐसे, चलेगा? अच्छा बताओ, कुछ एडजस्टमेंट करना है कि नहीं, कि इंटीग्रेट हो जाएगा बिना किसी एडजस्टमेंट के? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या नहीं? क्या करना पड़ेगा? जरा सोचो और बताओ क्या करना पड़ेगा। v को लाना पड़ेगा। आप सोच सकते हो इसको लाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा? नहीं, क्या इसको ऐसे लिख दें? ये जो v की पावर n नीचे है, क्या इसको ऐसे लिख दें v की पावर माइनस n? चलो इंटीग्रेट, t बराबर 0, t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है u? ध्यान से देखो, t बराबर 0 पर कितनी वेलोसिटी है u? आपको ये वाला टाइम चाहिए, ये वाला आपको मालूम है, ये वाला टाइम, चलो कुछ भी बोल देते हैं। इस समय वेलोसिटी कितनी है? 0, तो ये वाला टाइम लिख देते हैं t और वेलोसिटी को लिख देते हैं 0। ये समझ गए? टोटल टाइम आ गया, यहां से लेके यहां तक का टाइम आ गया अगर आपने 0 वेलोसिटी लिख दिया तो। समझ गए?
हाँ या ना? यहां पर कितनी वेलोसिटी है? 0 ना? तो अगर आपने 0 वाली वेलोसिटी लिखी तो टोटल टाइम आ जाएगा भाई। कोई डाउट तो नहीं आपके मन में? चलो अब जरा सोचो, अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहूं तो आराम से कर सकता हूं ना? कर लेते हैं। अच्छा बताओ, v की पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन करते तो ये आता v की पावर माइनस एन प्लस वन, एक ऐड करते अपॉन माइनस एन प्लस वन। ये समझ में आ गया? x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये समझ में आ गया? और ये बनता, आप अगर ध्यान दो तो u से लेके 0, दैट इज इक्वल टू माइनस का k इंटू टी। ठीक है, चलो एक काम करें, अब ध्यान देना, मैं एक काम करूं, इसको प्लस कर दूं और लिमिट को उल्टा कर दूं, u को ऊपर 0 को नीचे और यहां का माइनस हटा दूं, चलेगा? तो ऐसे समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये माइनस हटा दिया। अब जरा सोचो, u की जगह u डाल, v की जगह u डालें तो आ जाएगा u की पावर n माइनस वन अपॉन दिस वन, वन माइनस एन, और आपको मालूम है 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर के टी। एक काम करते हैं, ये समझ गए, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, k को नीचे ले लेते हैं तो ये आ गया t। ये कितने लोग को समझ में आ गया टाइम निकालना? टाइम क्लियर? क्या क्वेश्चन खत्म? नहीं यार, अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है। नहीं, अब जरा सोचो, बहुत ध्यान से सुनना, अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि नहीं? बिना डिस्प्लेसमेंट निकाले कुछ होगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन को v db बाई ds लिखते हैं, चलेगा? एक्सेलरेशन को db बाई dt की जगह v db बाई ds लिख दिया। आप सोच सकते हो अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना? इससे लेके आगे बढ़ते जाओ, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा भाई आपका। तो जरा सोचो, अगर मैं इसे इधर लाऊं, ध्यान देना, v की पावर n ds, बताओ इंटीग्रेट हो सकता है या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? इंटीग्रेट हो जाएगा या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप ये सोच सकते हो, ये जो v की पावर n है ना, इसे नीचे लाना पड़ेगा यहां, है ना? अब आप सोचो, इसे ऊपर ऐसे लिख दूं, वन माइनस एन, ऊपर ले जाके बराबर क्या बनेगा? माइनस का k इंटू डी एस, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जरा सोचना, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी यहां, तब वेलोसिटी कितनी थी? u। और जब डिस्प्लेसमेंट s हुआ, यानी टोटल, तब वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये आ गया ना टोटल डिस्प्लेसमेंट, जब वेलोसिटी 0 हो गई। नहीं, बात समझ गए? मस्त लेवल पर कहानी जा रही है ना? देखो, अब देखो कहां तक लेके जा रहे हैं अपन को। चलो आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते रहेंगे, जीत जाएंगे, 100% सब सीख जाएंगे अगर मेहनत करते जाएंगे तो, है ना? जरा सोचना, अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करूं तो आप सोच सकते हो, v की पावर, इसमें एक जोड़ेंगे तो जो भी पावर है, अगर उसमें एक जोड़ेंगे तो 2 माइनस एन, मतलब 2 माइनस एन हो जाएगा, नीचे तो 2 माइनस एन है। लिमिट लगा देते हैं u से 0, बराबर, आप सोचो ये बनेगा माइनस का k इंटू एस। ये समझ में आया? अब फटाफट कर देते हैं, माइनस हटा देते हैं, लिमिट को रिवर्स कर देते हैं, इसे कर देते हैं प्लस, थोड़ा जल्दी कर देते हैं, ठीक है? और इसे कर देते हैं, आप अगर ध्यान दो तो 0 से u, माइनस हटा के, अब u की जगह u डाला, मतलब v की जगह u, तो ये बन गया, और 0 डाला तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, k नीचे ले लिया तो ये बन गया s। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। कितने लोग को टोटल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल टाइम आ गया, और हमें क्या निकालना है? n। n। अब सोचो, उसने क्या दिया है? एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी कितनी दी है, u/3। तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी कितनी दी है, u/3, और ये हमारे हिसाब से किसके बराबर है, s/t, है ना। हमारे हिसाब से किसके बराबर है, s/t। तो लिख देते हैं भाई s की वैल्यू लिखो, ठीक है, और यहां पर इसकी वैल्यू लिखो t की। ये समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, s और t की वैल्यू उठा के लिख दी। आप ये सोच सकते हो ये k कट गया, है ना। अच्छा ये बताओ, ये u की पावर 1 - n है और ये u की पावर 2 - n है, तो ऐसा नहीं लगता एक पावर ज्यादा है। तो एक पावर ज्यादा है तो इसे लिख दें u, ऊपर एक पावर ज्यादा है। आप सोच सकते हो ये वाला सबसे ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे रह जाएगा, है ना। आपको ये दिखा, u और u कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 - n, इसे इधर ले जाओ, ये कितना बना 3 - 3n, इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा 2n, एक n माइनस का 3n प्लस का, और ये बनेगा 1। तो n की वैल्यू आ गई हाफ, क्वेश्चन हो गया खत्म। कितने लोग समझे, कितने लोग को भाई समझ में आ गया, मस्त लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं, क्या कहते हो, है ना, लेवल अलग ही लेवल दिख रहा है कि नहीं। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो मुश्किल भी नहीं लग रही होगी आपको, मुश्किल तो नहीं लग रही ना। बोलो माथुर मित्तल, अभी धीमे धीमे करके लेवल बढ़ाएंगे बेटा, है ना। सर ये स्टेप हो गया मेरा, के से के कट गया, उसके बाद के से के काटने के बाद कुछ नहीं बेटा, सॉल्व कर दिया मैंने, आप भी सॉल्व कर सकते हो वो तो। के बाद के काट लो, बाकी तुम ऊपर नीचे करके सॉल्व कर लो, उसमें क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन तो करनी आती है ना बेटा तुमको। कैलकुलेशन आती है ना सर। तो कर लेना बेटा, है ना, करके देखो एक बार, नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा तुमको डाउट में, अदम में बोलो, ठीक है। सर ये जो न्यूमरेटर में 2 माइनस एन इंटू के है, तो सर ये तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और जो 1 माइनस एन इंटू के है वो बेटा न्यूमरेटर जैसे में आना चाहिए। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर नीचे 3/4 आता है, तो इसका मतलब 1 और 4 हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है ना। सर 1/2 अपॉन 3/4। जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, 1 2 3 4 है, तो आपको मालूम है जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर हो जाता है, बीच वाले मिल जाते हैं। हाँ सर। तो ये सॉल्व करना तो आता ही है ना तुमको, आई थिंक सो। हाँ सर। तो फिर कर लो ना बेटा। नहीं ठीक सर, है, जिसमें जैसे कि इसमें s है, s इज इक्वल टू u की पावर 2 माइनस एन अपॉन 2 माइनस एन है ना। हाँ तो सर वो जो 2 माइनस एन इंटू के है, वो तो सर इसके न्यूमरेटर में जाना चाहिए ना t के साथ। अरे यार, मैं न्यूमरेटर में ही गया है बेटा, भाई तुमको इतना मैथ नहीं आता। जैसे ये 3/4 अपॉन डिनोमिनेटर में। 9/8 ऐसे लिखा है, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 3/4 इंटू 8/9, सॉरी 9/8, ये सबसे ऊपर पहुंच जाता है, ये इसके साथ आ जाता है, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ सर। तो यही तो किया है, ये वाला सबसे ऊपर भेज दिया, तो इसका मतलब ये वाला 2 और 4 आपस में कट सकते हैं ना। हाँ सर। तो काट लो ना यार बेटा। चलो ओके मैथ सर। करके देखो बेटा, है ना, तुमको 9 10th की मैथ में दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो मैं होमवर्क बताता हूं, बताओ भाई होमवर्क क्या देना है मुझे, एक बार बताना। वर्कशीट, होमवर्क वर्कशीट है 9 10 और 11, है ना, इन डाउट सेशन, ठीक है। और क्या है, बिगनर बॉक्स 5, ये जो बेसिक मैथ था ना उसका बिगनर बॉक्स है, मतलब मैथमेटिकल टूल्स था ना उसका बिगनर बॉक्स है 5, ठीक। ये हम अगली क्लास में आप लोग होमवर्क करते हो ना, ऐसा तो नहीं कर रहे ना होमवर्क नहीं कर रहे। आप याद रखना, अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना और डिस्कशन नहीं किया तो फंस जाएंगे, बुरी तरह फंसेंगे आने वाले वक्त में। आप देख रहे हो ना, फिजिक्स में ना कोई भी टॉपिक खत्म नहीं होता है, फिजिक्स में कोई भी टॉपिक खत्म नहीं होता है, सिर्फ शुरू होता है।
कोई नहीं, कर लेना, मैं एक बार फिर कर दूंगा ना, मुझे पता नहीं है बेटा, कई दिनों से मैंने क्लास में नहीं देखा ना, इसलिए। बोलो सोमेश क्या कह रहे हो बेटा? मेरे को अभी टेस्ट का पता नहीं। सर इसमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 कैसे आई? जीरो वेलोसिटी कभी ना कभी तो हो जाएगी ना बेटा। अगर मान लो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टे हैं, तो अगर वेलोसिटी धीमे धीमे करके कम होती जा रही होती है, तो कभी ना कभी तो जीरो हो ही जाएगी ना। हाँ यस सर, पर सर एक्सेलरेशन तो उस तरफ है, तो इस तरफ एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा? अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन अगर k इंटू वी की पावर n है, अगर v जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा? यस सर, हो गया। तो इसलिए हो गया। थैंक यू। बोलो भविष्य क्या कह रहे हो? अब छोटी छोटी बातें तुम पूछ लो, अच्छे से पूछना, दिल से। सोमेश तुमने हैंड रेस किया था क्या? आप अपने आप माइक अनम्यूट करके पूछ लो, ठीक है? सर मैं अब किसी का नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप पूछ लो। बोलो। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, एक बार स्क्रॉल करना, फिर बताता हूँ। हाँ सर, इसमें जो मतलब एक्सेलरेशन 0 गिवन है, तो सर फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हुई है, समझ में नहीं आया मेरे। बेटा अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? वेलोसिटी का बदलना। और एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, जो छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। ओके सर। है ना, यही मतलब होता है ना। ठीक है, चलो और कोई? सर प्लीज वंस रिपीट होमवर्क वर्कशीट 9, 10, 11 और बिगनर बॉक्स 5। थैंक यू सर। मैथमेटिकल टूल्स का। और कोई? सर कैसे हाँ। के कट गया, उसके बाद नहीं हो रहा सर। बेटा यार देखो, थोड़ा सा ना एफर्ट लगाओ यार, है ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। सर और कोई? सर मैं लक्ष्य। बोलो सर, लक्ष्य। जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया, उसमें जैसे मतलब हर कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाटा दिया हुआ है तो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो यहाँ पर आपने n इज नॉट इक्वल टू 1 2 दिया, बेटा उसका कोई खास मतलब है? मतलब है। जैसे जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, तो आप यहाँ पर अगर v की पावर -1 आता तो इसका मतलब 1/v आता। 1/v का इंटीग्रेशन ln में आता है ना। यस सर। वो ln में इंटीग्रेशन कोई ना सोचे इसलिए, ठीक है। जब आप यहां पर लिखते हैं ना, देखो यहां पर 1 - n है, तो अगर n2 होता तो ये v की पावर -1 बनता, तो फिर ln में आता। तो कोई डिस्प्लेसमेंट को ln में ना सोचे इसलिए, ठीक है। हाँ सर, तो हम क्वेश्चन मतलब मैं क्वेश्चन में लिख लूँ ना कि मतलब इसका रीजन क्या है देने का? लिख लो ना, वो तो अच्छी बात है। किसी ने मेरे से पूछा नहीं, अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं यही लाइन बोलता, देखो n 1 और 2 नहीं है, इसलिए ln वाला इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है सर। वैसे सर हो भी सकता था ना ln वाला, अगर 1 और मुझको नहीं। ln वाला बेटा क्वेश्चन में ln वाले से बनाया ही नहीं होगा ना, जिसने क्वेश्चन बनाया होगा, क्योंकि ln वाले से ये क्वेश्चन शायद फ्रेम नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन ना हर बार फ्रेम किए जाते हैं, तो किसी सिचुएशन में नहीं हो रहा होगा फ्रेम बेटा, इसलिए मना कर दिया। कंडीशन से मैच करवाना पड़ता है ना। हाँ यार, क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल टास्क होता है बेटा। हाँ सर, ठीक है। कोई एरर ना हो जाए। ओके, बोलो रिबू क्या कह रहे हो? आप अपने आप अनम्यूट करके बोलते जाओ, है ना। सर ये मतलब जेई एडवांस लेवल का था या उससे भी ऊपर था? नहीं, उतना ही है, मतलब तुम्हारे लिए तो अभी ऊपर है, क्योंकि 2 साल बाद तुमको जेई एडवांस देना है, तो 2 साल में तुम्हारा लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। तो इस समय ये जेई एडवांस, मेरे हिसाब से ये जेई एडवांस है, तुम्हारे हिसाब से बहुत ऊपर है अभी। सर तो मतलब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको मतलब स्टार्ट ही कैसे करें, अप्रोच कैसे करें? जैसे इसमें देखो ना, उसमें ध्यान से देखो ना, इसने लिखा एवरेज वेलोसिटी इन कंप्लीट मोशन u/3 है। तुमको एवरेज वेलोसिटी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो सर मैंने करा अटेम्प्ट, तो उतना तो लिख लिया, लेकिन वो पार्ट था जैसे आपने बोला कि जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, उससे सारे लिमिट्स है जिससे हमने इंटीग्रेट किया। बेटा तो ये चीजें धीमे धीमे करके इंप्रूव होंगी, क्योंकि ये चीजें ना बहुत बार आएंगी, बहुत बार आएंगी, तो एक आदत में आ जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा कंफर्टेबल जोन, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा। इसीलिए अभी आप अगर देखो तो क्वेश्चन मैं स्लो बताता हूं, आने वाले वक्त में ये क्वेश्चन मैं बहुत फास्ट बताऊंगा, ठीक है। सर कोई शॉर्टकट मेथड जज करने के लिए? कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है बेटा, इससे शॉर्टकट कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, चलो अब मैं क्लास को खत्म कर। हाँ बेटा। सर आपने यहाँ पे बोला था ना कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो फिर वो पार्टिकल वापस लौटेगा।
एक्चुअली यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो गया। आप सोचो अगर एक्सेलरेशन 0 ना होता तो पार्टिकल लौट आता ना, अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन मौजूद होता तो पार्टिकल रुकता क्यों, वापस आता कि नहीं? ओके सर, ठीक है, इसलिए बोला। और कुछ? थैंक यू सर। ओके बेटा।